गुड। तो इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। तो जब भी आप कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं नॉर्मली, तो वो डायरेक्ट बॉडी में आप नहीं करते। हाँ, आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम नहीं करते। उसके बजाय हम क्या कर लेते हैं कि हम एक नॉर्मल एम्प्टी क्या बना लेते हैं, डेव। और इसकी आप कोई क्लास सेट कर लेते हैं। जैसे कि इसकी आप कर ले फॉर्म, जो आपका असाइनमेंट हुआ था, या आप इसको कह लेते हैं रूट, या आप इसको कह लेते हैं मेन। सही है। इस तरह का कोई आप खाली डिव बनाते हैं, उसको कोई आईडी देते हैं और उसको खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चीज इसमें ऐड कराने के लिए। और ये ऐसा क्यों होता है, मेन सवाल। क्योंकि अगर आप फेसबुक को देखें, तो जो आपका ऊपर वाला टास्क बार है या मेन्यू बार है, साइड बार है, सही, ये सब कुछ अपनी जगह पे चलता रहता है, सिर्फ उसके बीच वाले जो आपके कार्ड्स हैं वो बदलते रहते हैं। ऐसा ही होता है। तो बेसिकली होता ही है कि जो आपका टास्क बार है या मेन्यू बार है वो उसका कोड, और इसके नीचे जो उसका साइड बार है, जो फुटर है, उसका कोड इधर पेज पे लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो बदलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, जो चीज बदलने वाली है, जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको चेंज करनी है, सिर्फ वो आप कहाँ पे अपेंड कराते हैं, इसके बीच है, इसके बीच में। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते, अगर आप बॉडी में अपेंड कराएंगे तो जरा सोचें, वो पूरी वेबसाइट एक अच्छी सी बनी हुई है, आपने बॉडी में अपेंड करा दिया, तो अपेंड कहाँ करता है हमेशा, लास्ट में आपका एंड में आपका वो एलिमेंट ऐड कर देता है। तो उसकी जो पोजीशन है वो तो कहीं पे आप सेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो हम इस तरीके से एक खाली डिव बनाते हैं, इसके आसपास जो भी और कोड करना होता है वो हम करते हैं, उसकी सीएसएस भी सेट करते हैं। इवन ज्यादातर इस पर भी सीएसएस लगाई हुई होती है ऑलरेडी। जैसे कि इस पे सीएसएस लगा दी कि इसकी जो मैक्सिमम वर्थ है वो 50% होगी, समझ रहे हैं। और इसका, इस पे जो बूटस्ट्रैप का कंटेनर का वो क्लास है वो भी लगी हुई है। तो ये जो MT5 भी लगा हुआ है, MB5 भी लगा हुआ है, P5 लगा हुआ है, तो इसमें सारे जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी है। आप जस्ट क्या करते हैं कि इसके बीच में वो अपना सारा कंटेंट अपेंड करा दें। तो नॉर्मली जो काम होता है वो इस तरीके से होता है। लेकिन कल हम कहाँ चले गए थे, रिएक्ट पे हम आ चुके थे। सही है। अभी काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक, एक एम्प्टी वर्ड डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ताकि ये हम, इसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसकी खास बात ये है कि क्योंकि ये एक गूगल डॉक्यूमेंट है, तो एक दफा आपके पास लिंक आ गई, तो उस लिंक में मैं जब भी एडिशन करता जाऊंगा तो वो आपकी लिंक भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। इसका लिंक हम आज ही शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अब रिएक्ट पे काम स्टार्ट कैसे करेंगे। इंडेक्स, अभी तक जो आपने काम किया है वो तो बड़ा आसान था। आप इंडेक्स डॉट एच बनाते थे, इंडेक्स डॉट जेएस बनाते थे, इंडेक्स डॉट सी एस एस बनाते थे, और आपका काम शुरू हो जाता था। अब रिएक्ट जो है, इसको चलाने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको शुरू में फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है, आपके पास नोड शुड बी इंस्टॉल्ड। ठीक है। अगर आपके पास नोड इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है, तो आप नोड की यहाँ से लिंक ले लें। सबके पास यहाँ पे विंडोज है। सही है, बहुत बेहतरीन लिंक है ये आप लिंक उठा लें। सबसे पहले नोड इंस्टॉल होना चाहिए, अगर जिसका नहीं है तो वो यहाँ से इंस्टॉल कर ले। दूसरा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए। जो यहाँ पे हमारे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं उनके पास ये दोनों चीजें लाजमी होंगी,
क्योंकि हमने नोड के थ्रू हमने क्या बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया था, क्या किया था, फायरबेस के टूल्स इंस्टॉल किए थे, और उसके बाद गिट तो लाजमी सी बात है, उसके साथ हमें चाहिए ही था, हमने गिटअप पढ़ा था। सही है, तो उनके लिए दो चीजें होंगी, जो जिनको नहीं पता वो फिर भी ये कर लें, और गिट आपको पता है कहाँ से मिल जाएगा आपको, गिट की वेबसाइट से। तो इसकी भी हम लोग लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास जो है क्या है, चेक इफ एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। अब ये कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपने करना है नोड माइनस माइनस वर्जन, उसके बाद आपने करना है npm माइनस माइनस वर्जन, उसके बाद गेट माइनस माइनस वर्जन। तो आप ये तीन कमांड्स आप चलाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई इशू तो नहीं है, या आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद अपने टर्मिनल को रीस्टार्ट जरूर कीजिएगा, मतलब उसको बंद करके दोबारा खोलिएगा, वरना आपके साथ ये मसले मसाइल करता है। अब मेरे वाले पीसी में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और उसका नाम दे देते हैं रिएक्ट। अब रिएक्ट के अंदर हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। अब इस टर्मिनल पे मुझे पता है कि मैंने सबसे पहले क्या चेक करना है, नोड। जब मैंने नोड लिखा तो V18 आ गया, आपका जो भी वर्जन है वो आएगा। अगर ये चीज नहीं लिखी हुई आ रही तो मतलब आपके पास नोड नहीं है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, npm, तो आपके पास npm का वर्जन आ जाता है, और उसके बाद फाइनली गेट माइनस माइनस वर्जन। ये तीनों चीजों का आंसर यही होना चाहिए। कैन नॉट फाइंड कमांड वाला अगर ऑप्शन आ गया कि दिस कमांड नॉट फाउंड, तो मतलब आपके पास वो चीज नहीं, और आप कंसिक्वेंटली उसको इंस्टॉल करें। उसके बाद आपको रिएक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना पड़ता है हर बार। जब भी आप रिएक्ट का काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, रिएक्ट प्रोजेक्ट। क्योंकि रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट है उसका एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, उसके फाइल्स का स्ट्रक्चर है। अभी तक तो आप अपनी मर्जी से किसी भी नाम की फाइल बनाते थे और उस पर काम शुरू कर देते थे और कहीं भी उसको रख देते थे। रिएक्ट में ऐसा नहीं है, रिएक्ट का एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, एक फाइल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हमेशा प्रिजर्व होना चाहिए, वो वैसा ही आपका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, वरना आपका रिएक्ट का काम नहीं चलता। तो अब वो करने की क्या जरूरत है, अब एक तरीका है कि आप एक एक फाइल खुद बनाएं, सही है। दूसरी एक कमांड है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कमांड क्या है, आप लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अब आप यहाँ पे अपनी ऐप का नाम देते हैं, सही है। अब इंट्रो का नाम क्या हो सकता है, जैसे आपकी ई कॉमर्स ऐप है तो आप ई कॉमर्स लिख दें, आपकी कंपनी का कोई नाम है जैसे जाविया तो आप जाविया लिख दें, फोलियो लिख दें, जो भी आपको लिखना है, सही है। तो आपकी यहाँ पे नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन है, आप उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकते, और आप कोई भी नाम का वो लेटर कैपिटल नहीं कर सकते, तो इस चीज को ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ माई ऐप, सबसे पॉपुलर सबसे आसान नाम। मैंने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप पे क्लिक किया और एंटर मार दिया, तो ये क्या कह रहे हैं, क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप। तो हम क्या करते हैं कि ये वाली कमांड भी कॉपी कर लेते हैं और हम अपने डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं नंबर 4। जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तो हम यहाँ पे ये पॉइंट बना लेते हैं, नंबर 4 पॉइंट। इंस्टॉल रिएक्ट बाय यूजिंग, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कैसा है। आपका इंटरनेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा ये जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, अगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो इसकी डिपेंडेंस कम्प्लीटली आपके इंटरनेट के ऊपर है, लेकिन ये एक दफ़ा चल जाएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, ये वाला प्रोसेस एक दफ़ा करना है जब आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रहे हैं। जब आप एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे तो यही वाला काम दोबारा करना है, क्योंकि उसका फोल्डर अलग होगा, उसका प्रोजेक्ट अलग होगा, उसका फाइल्स अलग होंगी।
तो आप देख रहे हैं बहुत कुछ इंस्टॉल कर रहा है। ये हम आपको दिखाते भी हैं क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसकी पहचान क्या है कि ये हो चुका है? आपको ये कमांड्स कुछ शो करता है। सबसे पहली कौन सी है? npm start। तो पहली पहली कमांड npm start, इसमें आपको एरर्स बहुत आएंगे। हाँ बस सुन रहा है। सबसे पहले आपको ये कमांड जो है npm start की शो कर रही है, इसमें एरर्स बहुत आते हैं, तो इसका खास ख्याल रखिएगा। अब इसके एरर्स के रिमूव करने के अलग एरर का अलग तरीका होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरर आ रहा है। जो सबसे पॉपुलर एरर है वो है ERR सॉकेट कनेक्शन फेल्ड। तो ERR सॉकेट कनेक्शन का कोई एरर आया या कनेक्शन लफ्ज आ जाए उसके अंदर, तो समझ जाएं कि जब ये इंस्टॉल कर रहा था तो बीच में आपका इंटरनेट ड्रॉप हुआ था। सही है, वो माइक्रो सेकंड के लिए भी ड्रॉप होता है, तो ये रुक जाता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, वो जो मैंने पहले वाली कमांड चलाई उसको दोबारा से चला देना है। आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर वाली की अगर आप प्रेस करते हैं अपवर्ड की, तो ये कमांड वापस आ जाती है, दोबारा से पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। बस उसको ऊपर वाला बटन दबा के अप एरो जो बटन होता है, और इसको यहाँ पे बस एंटर मार दें। सही है, तो वो दोबारा से सारा काम शुरू कर देगा। दूसरा, आपके पास हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए डिपेंडेंसीज का। सही है, तो आपके पास एक कमांड होती है npm कैशे क्लीन माइनस माइनस फोर्स। तो आप ये करके फिर दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपके पास कोई एरर आ गया हो आपकी रिपोजिटरीज में, या जो आपके पास जो बेसिकली मतलब इंटरनेट बीच में अगर रुक गया था पिछली वर्जन में, तो हो सकता है कोई आपकी लाइब्रेरी करप्ट हो गई है। अब करप्ट हो गई है ना, तो उसको जाहिर सी बात है वो दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो नहीं रही या चल नहीं रही, तो उसके बाद वो एरर देता है। तो आप पहले कैशे क्लीन करेंगे इस कमांड से, उसके बाद फाइनली दोबारा से वही कमांड रीयूज करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि ज्यादा इशू नहीं होगा अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो। अच्छे का मतलब है कि बस सीधा चल रहा है। अगर वो गिर रहा है तो आप थोड़ा बहुत पागल हो जाओगे, क्योंकि आप बार बार उसको रिस्टार्ट करोगे। तो ऐसे केसेस में मेरी एक एडवाइस होती है कि एक दफा आपका सक्सेसफुली ये काम हो जाए ना, सही है, एक दफा आपका सक्सेसफुली ये काम हो गया, सारी पंचायत हो गई, सब कुछ हो गया, तो आपका अब ये फोल्डर बन जाता है माई ऐप के नाम से, क्योंकि मैंने उसका नाम क्या रखा था, माई ऐप। तो आप एक काम कर लेंगे, इसको ना कॉपी करके रख दें। सही है, अब मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेश आपकी एप्लीकेशन है रिएक्ट की, खाली। अभी तक इसमें आपने कोई काम नहीं किया है, बस आपकी क्या है, ये फ्रेश एप्लीकेशन। तो एक फ्रेश एप्लीकेशन की कॉपी बना के रख लें कि जब आप कोई और काम कर रहे हैं और आपको दोबारा चाहिए, तो आपको दोबारा से npx वाली कमांड ना चलानी पड़े, इसी की एक और कॉपी बना लें और उसमें अपना काम शुरू कर दें। तो ये ज्यादा बेटर रहता है इसके बार बार करने के लिए। बहुत ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं क्यों टाइम लेगा ये। वो बेसिकली आपकी रार फाइल्स डाउनलोड करता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, ऐसे जैसे वो कम लेता है। यहाँ पे एक एक फाइल वो कन्वर्ट कर रहा है, वो दिखाते हैं वो फाइल जो क्या है। कौन सा वाला? नहीं, देखिए, आप भले कमांड के थ्रू जाए, आपका जब जिस दिन इंटरनेट खराब हुआ और आपको अभी रिएक्ट की प्रैक्टिस करनी थी, उस पर कोई काम करना था, तो आप बैठे रहोगे कि अब मैं क्या करूँ, तब आपको मेरी बात याद आएगी कि इसकी खाली कॉपी बना लेनी चाहिए। सही है क्या? और बहुत सारी टेम्पलेट्स है, वो भी कॉपीज ही है। आप वो कॉपीज ही, मैं यहाँ पे अपनी कॉपी बना लेता हूँ, दूसरों की मैं क्यों यूज करूँ। तो हम इस फोल्डर में चलते हैं। जब हम इस फोल्डर में जाएंगे तो अब हमारे पास पहले से बनी हुई कुछ फोल्डर्स है और कुछ फाइल्स है। अब किसी भी मशीन को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि उसके अंदर जो पुर्जे हैं वो क्या करते हैं। ठीक है,
आप किसी भी मशीन को तभी चला पाते हैं जब आपको उसके कंपोनेंट्स का आइडिया हो कि कौन सा कंपोनेंट क्या करता है। तो इनकी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो वैसी ही कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन थोड़ा देखते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना टाइम ले रहा है, हालांकि मैं सेम जगह से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मोर डिटेल्स में आएंगे तो आप देखेंगे कितने टोटल फाइल्स हैं, 41,660। और ये फाइल्स इतनी स्लो स्लो कॉपी कर रहा है केबी पर सेकंड पे, हालांकि ये सेम ड्राइव है। और इसके अंदर मेरे लैपटॉप के अंदर एसएसडी लगी हुई है जिसकी 350 MB पर सेकंड की ट्रांसफर स्पीड है, लेकिन फिर भी इसके पास जो केबी आ रही है वो क्या आ रही है, कोई 400 200। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो सारे कोड है। इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, आपकी सीएसएस की फाइल्स है, वो सारा कोड है। और जो आपका पीसी है वो जब वो एक कोड फाइल्स को कॉपी करता है तो वो हमेशा वो टाइम लेता है। तो ये वाला जो फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स का, ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आपको थोड़ा बहुत तंग करता है। और जब अभी तो ये बिल्कुल खाली, मतलब बिल्कुल आपने अभी नई नई ऐप बनाई है, अब आप जिसमें इसमें एक और मैं आपको आगे जाके बोलूंगा कि इसमें हमें एक्सियोस भी चाहिए, इसमें हमें रिएक्ट राउटर चाहिए, सही है, ये चाहिए वो चाहिए, जब आप इसमें एडिशन करते जाएंगे तो ये नोड मॉड्यूल्स की फाइल और ज्यादा हैवी होती जाती है, और ये बहुत ज्यादा हैवी होती है। इवन इस वक्त ही आप इसको देखेंगे तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो इसकी जरा एमबीज देखेंगे कहाँ तक जा रही है, सही है। तो टोटल इसकी एमबीज तो क्या आई है, 263 MB। तो ये मैं बता रहा हूँ सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, क्योंकि अभी आपने इसके अंदर कुछ भी चीज इंस्टॉल की ही नहीं है। ये सिर्फ वो बेसिक रिएक्ट का स्ट्रक्चर है जो आपको चाहिए एक रिएक्ट ऐप को चलाने के लिए, सही है। अब सबसे पहले इनकी फाइल्स एंड फोल्डर्स को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये फाइल्स एंड फोल्डर्स अब आप बार बार देखोगे। सबसे पहला फोल्डर है, इसका नाम क्या है, नोड मॉड्यूल्स। अब ये नोड मॉड्यूल्स होते हैं, ये आपने पहले भी देखा था शायद, आपने देखा है, अच्छा आप लोगों ने नहीं देखा। तो नोड मॉड्यूल्स बेसिकली एनपीएम का एक फोल्डर है जो आप एनपीएम नहीं इस्तेमाल करते। एनपीएम अपना कोई भी पैकेज इंस्टॉल करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, वो हमेशा किसके अंदर करता है, नोड मॉड्यूल्स। आप एनपीएम इंस्टॉल कुछ भी करेंगे वो कहाँ जाएगा, नोड मॉड्यूल। ये बेसिकली वो लाइब्रेरीज है, वो फाइल्स है जो आपकी एप्लीकेशन को चाहिए या जरूरत है उसको चलने के लिए, ठीक है। आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको उसने पहले से इंस्टॉल करके दे दी है, सही है। अब हो सकता है इनमें से कुछ आप इस्तेमाल करें कुछ ना करें, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल करके दे देता है, क्योंकि ये रिएक्ट वालों को लगता है कि इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज है, लेकिन जो काम की हमारी लाइब्रेरी है वो ये रही, सही है, रिएक्ट। इतने ज्यादा लाइब्रेरीज में ये एक फोल्डर है जिस जो बेसिकली किसका है, रिएक्ट का। ये भी रिएक्ट के सपोर्टिंग फोल्डर्स है। मेन फोल्डर कौन सा है, रिएक्ट का फोल्डर है। और टोटल इसका फाइल साइज कितना है, 308 KB, यानी कि 0.3 MB, सही है। तो ये टोटल रिएक्ट का फाइल साइज है, बाकी सब कुछ उसका हेल्पिंग है कि जो उसको और चीजें अगर आपको और अच्छा बनाने के लिए वो चीजें चाहिए। खैर, तो ये पूरा फोल्डर नोड मॉड्यूल्स किसका है, लाइब्रेरीज का। उसके बाद है हमारे पास कौन सा फोल्डर, पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर आप इसको ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, ये इसको आप बड़ी मुश्किल है कि कभी आप इसको खोल के देखेंगे, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर जो सबसे काम की चीज है वो क्या है, और ये इंडेक्स जो है वो क्या चीज है, HTML फाइल है। अगर ये HTML फाइल है, ये नहीं वो HTML फाइल, तो इस HTML फाइल के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपने पहले ना देखी हो, सही है। वही सारे टैग्स हैं और वही सारा काम है। अब ये HTML फाइल बेसिकली आपकी वो मेन फाइल है जिसके अंदर सारी आपका HTML का कोड नजर आता है। क्योंकि याद है जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तब भी हमने HTML बनाना जरूरी था, क्योंकि हम इंडेक्स जेएस किसके अंदर इंपोर्ट कराते थे, HTML में। इसी तरीके से जो आपकी पूरी रिएक्ट है, जो पूरी रिएक्ट है वो बेसिकली किसके अंदर शो होती है, HTML। और ये एक ही पेज है, इंडेक्स डॉट HTML। यही वजह है कि जो आपकी रिएक्ट की एप्स होती है उनको दूसरी जबान में सिंगल पेज एप्लीकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। उनको सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका HTML का पेज एक है।
और वो उसका नाम क्या है, index.html। यानी कि आप जितने भी रिएक्ट का कोड करेंगे वो सारा यहाँ पर आखिर में आके इंपोर्ट होता है और आके लगता है। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे होगा। आप ये खाली डिव देख रहे हैं और इस डिव की आईडी क्या है, रूट, और ये बिल्कुल खाली है। अभी अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आप इतना समझ गए होंगे कि रिएक्ट बेसिकली इस आईडी को पढ़ता है, रूट, और वो रिएक्ट जितना जावास्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल बनाएगा वो उसको कहां भेज देगा, इस डिव के बीच में। सही है। इसका हम प्रैक्टिकल थोड़ा अभी देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि इधर पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या पड़ी हुई है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। उसके बाद तीसरा फोल्डर है, इसका नाम क्या है, एसआरसी। आपका जो 99% जो टाइम है वो गुजरेगा इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये फोल्डर मेन फोल्डर है जिसके अंदर आप रिएक्ट लिखते हैं एक्चुअली। अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको जेएस की फाइलें और उसके साथ और बहुत ज्यादा कचरा दिखेगा। ठीक है। जो मैं कचरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। इसको थोड़ी देर में हम थोड़ा समझेंगे ये क्या चीज है और ये फाइलें क्या करती है। समझने वाली बात यह है कि एक सीएसएस की फाइल है और बाकी सारी किसकी फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो एसआरसी का फोल्डर वो मेन फोल्डर है जिसके अंदर आपके पास जावास्क्रिप्ट की सारी फाइलें पड़ी होती है। उसके बाद हमारे पास अब फोल्डर खत्म हो गए। अब ये फाइल का नाम क्या है, गेट इग्नोर। अगर किसी को थोड़ी सी अंग्रेजी आती है तो वो इसके नाम से समझ गया होगा कि ये एक ऐसी फाइल है जो गिट को बताती है कि कौन सी फाइलों को इग्नोर करना है। सही है। और अगर आप इसको नोटपैड पे खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस किस को, सबसे पहले तो ये किसको इग्नोर करेगा, नोड मॉड्यूल्स को, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स एक बहुत भारी फोल्डर है। हम नहीं चाहते कि वो कहां पर जाए, गिटहब पे। अब सवाल बनता है कि अगर हम नहीं चाहते कि वो गिटहब पे जाए और मुझे कोड आपको देना है तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें मैंने क्या क्या इंस्टॉल कराया हुआ था। सही है। ये फोल्डर इतना जो भरा भरा फोल्डर है, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी थी अगर मैं आपको ये भेजूंगा ही नहीं। तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो ये वाली फाइल है जिसका नाम क्या है, ये पैकेज डॉट जेसन है बेसिकली। जेसन की फाइल है। ये हम इधर आते हैं व्यू में, ये क्या है, पैकेज डॉट जेसन। अब पैकेज डॉट जेसन जो है ये थोड़ी सी हैवी फाइल है। अब आप इसको देखें, ये पैकेज डॉट जेसन है। ये फाइल है जो एनपीएम इस्तेमाल करता है ये पता करने के लिए कि आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए। यहां पे आप आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है। और अगर आपको पता हो तो अंग्रेजी जबान में डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि ये जो आपका कोड है किस पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे। जल्दी बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका कोड है रिएक्ट का जो अभी आप काम कर रहे हैं वो इन डिपेंडेंसीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कौन सी है, टेस्टिंग लाइब्रेरी, जेस्टॉम। उसके बाद भी टेस्टिंग लाइब्रेरी, उसके बाद भी टेस्टिंग लाइब्रेरी, उसके बाद कौन सी है, रिएक्ट, और उसका वर्जन क्या है, 18.2। उसके बाद क्या है, रिएक्ट डॉम, और उसका वर्जन क्या है। अच्छा, इसने रिएक्ट और रिएक्ट डॉम अलग अलग क्यों बताया। इसकी वजह यह है कि जो रिएक्ट पैकेज है वो तो आपका प्योर रिएक्ट है, वो आपको वो फंक्शंस देता है जो कि रिएक्ट के अंदर है। जो रिएक्ट डॉम की लाइब्रेरी है ये बेसिकली एक वर्चुअल डोम बनाता है। अब ये वर्चुअल डोम क्या है ये थोड़ी देर में हम आते हैं कि ये क्यों होता है। उसके बाद तीसरी लाइब्रेरी क्या है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। अब ये रिएक्ट स्क्रिप्ट का काम क्या है ये भी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा जब हम इसको चलाएंगे कोड को। उसके बाद फाइनली क्या है, वेब वाइटल्स। अब सवाल ये उठता है कि हम नॉर्मली जो एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते थे तो हम कैसे करते थे, हम उसके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाते थे, इसको डबल क्लिक करते थे, यही होता था। या आप लाइव सर्वर चलाते थे, बात एक ही है। जब हम इधर आए तो हमें कुछ भी दिखा नहीं। इसका मतलब है कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाने का ये तरीका तो नहीं है।
तो अब इसको चलाएंगे कैसे? तो आपको पहले तो ये समझ आ गया कि पैकेज डॉट जेसन क्या कर रहा है। पैकेज डॉट जेसन जो है वो सारे लाइब्रेरी की लिस्ट याद रखता है कि जो जो आपने इस्तेमाल की है। बात समझ आ रही है? उसके बाद पैकेज लॉक इसी की कॉपी होती है। अगर आप इसको डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं होता। ये प्रोसेस में आपके अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद कौन सी फाइल रह जाती है? रीडमी। रीडमी फाइल बेसिकली आपके गिटहब के लिए होता है। अगर आप किसी भी गिटहब पेज पे जाएंगे, अब जैसे कि ये गिटहब की एक रिपोजिटरी है, इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपने ये चीज देखी है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, और यहाँ तक ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से आती है? रीडमी डॉट एम डी, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी शो हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इससे पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको लिख के दे दी है ताकि आपको ना लिखनी पड़े। बात समझ आ रही है? तो ये आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स का इंट्रोडक्शन है कि कौन सी फाइल क्या कर रही है और किसके लिए वहां पे पड़ी हुई है। अब एक काम करते हैं कि बातें बहुत हो गई, अब इसको ना थोड़ा चला के देखते हैं कि ये रिएक्ट चलती कैसे और दिखती कैसे। आपको अच्छा एक बात पता है कि ये वाले, ये जो यहाँ पे बटन है, इसको जब जब आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है क्या? टर्मिनल। जब आप इसको टर्मिनल करते हैं तो आपका ये बेसिकली जो कमांड प्रॉम्प्ट है यही खुल जाता है। ये चीज ये चीज पता है आप लोगों को? तो यहाँ पे काम करने का फायदा क्या है? आपको अलग से कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलना पड़ता, आप यहीं पे सारा काम कर सकते हैं। तो अब आप एक कमांड चलाएंगे और वो कमांड क्या है? npm start। क्या कमांड है इसकी? npm start। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने किया npm start और मैंने एंटर किया। तो अब आपके लाइव सर्वर की तरह थोड़ा नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली एरर मेरे पास क्या है? वैसे एरर आपको नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन चलो, एक हो सकता है ये मिस्टेक आपसे भी हो जाए, तो ज्यादा अच्छा है, पता लग गया। बेसिकली मसला क्या हुआ है कि मैं कहाँ किस फोल्डर में खड़ा हूँ? वेब डेव 3। और आपकी रिएक्ट की ऐप कहाँ पड़ी हुई है? वेब डेव 3 के अंदर, रिएक्ट के फोल्डर के अंदर, माई ऐप के अंदर। सही है? थोड़ा आगे जाके इसका मतलब है कि मैंने ये जो खोला हुआ है यही गलत जगह पे खोला हुआ है। तो यहाँ पे आके हम इसको ओपन करते हैं। बेसिकली इसकी टेक्निक ये है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट या आपको अपना जो वीएस कोड है वो कहाँ खोलना चाहिए? जहाँ पे ये वाली फाइल मौजूद हो। कौन सी वाली? पैकेज डॉट जेसन। तो जब हमने यहाँ पे इसको सीएमडी ओपन किया, इसके अंदर हमने कोड ओपन किया, तो आपका वीएस कोड ओपन हो गया। आप इस पैकेज डॉट जेसन में जाए तो यहाँ पर क्या है? ये स्टार्ट। जब आप ये npm स्टार्ट बेसिकली लिखते हैं तो वो कौन सी कमांड चलाता है? रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो अब ये रिएक्ट स्क्रिप्ट बेसिकली लाइब्रेरी इसने खुद इंस्टॉल करी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो लाइब्रेरी है ये इस्तेमाल होती है रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। हम फिर से अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे npm। ये आपको कमांड याद हो जाएगी क्योंकि ये बार बार आपको यूज करनी है। जब आपने एंटर मारा तो अब कोई एरर नहीं आया और यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है और ये थोड़ी देर में चल जाएगी। हाँ, असल में प्रोसेसिंग चल रही हो नहीं रहा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। अभी आपके लाइव सर्वर की तरह नहीं है कि आपने क्लिक किया और ये स्टार्ट हो गई। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और ये थोड़ा सा टाइम क्यों लेता है? उसकी वजह है कि वो बेसिकली क्या करता है कि जो आपके ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, ये इनको एक जगह पे इकट्ठा करता है और सिर्फ वो कोड लेकर आता है जो आपने इस्तेमाल किया, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो तेज रहे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा, इसको हम बेसिकली कंपाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
कंपाइलेशन। आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो कौन सी टाइप ऑफ लैंग्वेज है? उस और क्या होता था? इंटरप्रेटर है कि कंपाइलर लैंग्वेज है? कंपाइलर लैंग्वेज है। लाइन बाय लाइन चलती है या सारी एक साथ चलती है? तो लाइन बाय लाइन कौन सी होती है, इंटरप्रेटर होती है कंपाइलर? क्या? जो लाइन बाय लाइन भाई, सारा तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट हिला दिया इधर उधर। जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करती है, जो कंपाइलर होती है वो सारी एक साथ कन्वर्ट होती है और चल जाती है। जो रिएक्ट है उसकी खास बात है कि वो हालांकि जावास्क्रिप्ट वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, मतलब वो लाइन बाय लाइन चलती है, लेकिन रिएक्ट क्या करती है कि रिएक्ट सारे प्रोजेक्ट को पहले एक दफा कंपाइल करती है, पढ़ती है और उसके बाद फाइनली चलाती है। ये ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि जब कंपाइल हो रहा होता है और उसमें कहीं पे कोई एरर है तो आपको चलने से पहले ही यहाँ पे पता चल जाता है। बात समझ आ रही है? इस वक्त ही क्या लिखा हुआ है, कंपाइल सक्सेसफुली, इसका मतलब है कोई एरर नहीं था। जाहिर सी बात है हमने कुछ किया ही नहीं है तो एरर कहां से आएगा? तो कंपाइल सक्सेसफुली। अब ये मेरे पास, ये मुझे क्या बता रहे हैं कि ये आपको वेबसाइट कहाँ दिखेगी? लोकल होस्ट 3000। वैसे ये खुद ब खुद भी ये पेज खोल देता है, अगर ये पेज ना खोले तो आप किस पे चले जाए? लोकल होस्ट 3000। अब ये वाला जो पेज है ये रिएक्ट वालों ने खुद आपके लिए बना के दिया हुआ है कि भाई ये रिएक्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, और ये पूरी HTML CSS इसकी उन्होंने खुद ने लिखी है। ऐसा नहीं कि ये जादू से चल गया और खुद ही पेज आ गया, नहीं, इसकी HTML CSS लिखी हुई है। सही है, वो भी हम जाके देखेंगे कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है। तो ये पहला पेज जब आपको दिख जाएगा तो समझेंगे आपकी आधी मुश्किल तो आसान। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप रिएक्ट इंस्टॉल करने जाएंगे और उसको चलाने जाएंगे तो कुछ लकी लोग होंगे जिनका पहली बारी में काम हो जाएगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कोई ना कोई एरर उठ जाएगा। जब किसी का एरर उठेगा तो उसको पता लगेगा कि मैंने उनको लकी क्यों बोला। सही है, तो ये थोड़ा सा इश्यू करता है, लेकिन एक दफा आप थोड़ा बेटर हो जाएंगे और आप एरर्स को समझना सीख लेंगे तो आपको फिर कोई ज्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन अगेन बता रहा हूँ कि आपके पास जो सबसे ज्यादा मसला जो आता है वो सॉकेट कनेक्शन का आता है। सॉकेट कनेक्शन मैंने बताया कि आपका इंटरनेट स्लो होने की वजह से या डाउन होने की वजह से आपका जो इंस्टॉलेशन है वो क्रैक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इस वजह से आपको उसको इंस्टॉलेशन को दोबारा करना पड़ेगा तो आपकी चल जाएगी। अगर npm स्टार्ट नहीं लिखा हुआ आया तो आपकी इंस्टॉल नहीं हुई है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो एरर भी आ जाता है, उनको लगता है कि इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, और वो npm स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनका npm स्टार्ट नहीं होता। खैर, आपके पास रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है, लेकिन अब देखना ये है कि ये चली कैसे और उसके पीछे सारी साइंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका ज्यादातर टाइम कहाँ गुजरेगा? SRC, क्योंकि वो आपका मेन प्लेटफॉर्म है। जब आप SRC में जाएंगे तो आपको अच्छा खासा कचरा दिखेगा। फिलहाल के लिए आप क्या करें, आप SRC में जाएं, सबको डिलीट कर दें, सिर्फ क्या छोड़ दें, app.js और index.js। अब आपने क्योंकि JS उड़ा दी है तो लाजमी सी बात है यहाँ पे भी बहुत सारे एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी हम इसके पास जाते हैं। आपके पास कौन कौन सी फाइल्स बची है? इंडेक्स और app.js, और यही दो इंपॉर्टेंट फाइल है जो आपको फिलहाल चाहिए। तो हम पहले इसके कोड में जाते हैं। जब हम SRC में हम देखते हैं तो अब हमें कचरा थोड़ा साफ दिख रहा है और हमें app.js और index.js दिख रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें से मेन फाइल कौन सी है? index.js, क्योंकि हर जगह पे जो इंडेक्स है वो आपका मेन या रूट फाइल कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे index.css लिखा इंपोर्ट हुआ हुआ है। अभी इंपोर्ट क्या है, ये सारा कोड क्या है, इसको थोड़ी देर समझते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपने CSS की सारी फाइलें डिलीट कर दी है तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसको भी डिलीट करना है, और ये वाली चीज कुछ थी ये भी हमने डिलीट कर दी है तो उसको भी डिलीट करना है। ये नीचे से यही चीज यूज हो रही है तो ये भी यहाँ से डिलीट कर देना है। सही है, इसके बाद आप app.js में आ रहे हैं। अब app.js में यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखेगा, तो जब आपको बहुत कुछ दिखे, ये चीज आती है ऐसे बंद करना है इसको, इसको क्लोज करके, और ये जो div है पूरा, इसको क्या करते हैं आप?
डिलीट कर दें और अपना एक अलग से डिव बना दें। बात समझ आ रही है? और यहां से जाहिर सी बात है ये लोगो और सीएसएस भी उड़ा दें, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है वो। अब जब मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया तो अब मेरे पास एरर हट गए। आपने बात नोट की? एरर हट गए। और हमारा कोड भी अब काफी साफ सुथरा हो चुका है। इधर थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है और इधर थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है। आप एक काम करें, ये जो लिखा हुआ है ना रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, आप इसको भी डिलीट कर दें। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सारी चीजें हटवा दूं जो कि मुझे पता है कि गैर जरूरी है, जरूरी है लेकिन बाद में यूज होगी, ताकि आपको एटलीस्ट रिएक्ट शुरू में समझ आए। सही है? क्योंकि प्रॉब्लमेटिक जो है मेन आपकी रिएक्ट है। अच्छा, ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है आप नॉर्मली आप कभी लिखते नहीं है। जूम, ये कौन सी फाइल है बेसिकली? इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये जो इंडेक्स डॉट जेएस में जितना काम हुआ हुआ होता है ये नॉर्मली आप लिखते नहीं है। सही है, क्योंकि आपको पहले से बना बनाया मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ताकि आप किसी इंटरव्यू पे जाएं, कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई ये रिएक्ट, आपको बोलेगे वो सारी फाइल्स डिलीट कर दे और आपको बोलेगे मुझे बना के दिखाओ, तब आप फंसो ना। क्योंकि इंटरव्यूअर्स नॉर्मली ये करते हैं, आपको ये सारा एनपीएक्स से या क्रिएट रिएक्ट ऐप बना के दे देंगे, उसके बाद वो एसआरसी का फोल्डर ही उड़ा देगा। एसआरसी का फोल्डर उड़ाने के बाद कहेगा आप मुझे रिएक्ट की ऐप चला के दिखाओ। सही है? तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि इंडेक्स डॉट जेएस में हो क्या रहा है। अब एक आप हम काम करते हैं, ये इंडेक्स डॉट जेएस है, इसको हम रीनेम कर देते हैं। आगे से मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। ठीक है? लास्ट में सी बात है, अब ये एरर देगा कि मुझे इंडेक्स डॉट जेएस नहीं मिल रही, तो मैं बोलता हूं कि अब मैं इंडेक्स डॉट जेएस खुद बनाना चाह रहा हूं। ठीक है? ताकि हमें पता लगे कि इंडेक्स डॉट जेएस होती क्या है और लाइन बाय लाइन हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है। सही है? अब इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं, जो मेन जो रिएक्ट का काम है और जो उसका कोड है और जो उसका फाइनली सिंटैक्स है। तो सबसे पहले अगर कोई चीज आपको रिएक्ट की ऐप में दिखता है तो वो है इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट। इसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब रिएक्ट की एक खास बात है, बल्कि ये वैसे वैसे तो ये जावास्क्रिप्ट है, लेकिन आपको ये पहली दफा रिएक्ट में दिखता है कि ये दूसरी फाइल्स में से कोड को अपने फाइल में इंपोर्ट कर सकता है। सिंपल। आपने 5 फाइलें लिखी हुई है और आपकी एक मेन फाइल है। अब आप 5 फाइलों में अलग अलग आपने फंक्शंस बनाए हैं। अब आप चाहते हैं कि ये जो मेरी एक मेन फाइल है ना, इसमें बाकी 4 फाइलों का जो फंक्शंस है वो भी क्या हो जाए, ऐड हो जाए। अब आपके पास एक तरीका है कि आप चारों फाइलों में जाओगे, उसका कोड कॉपी करोगे और अपनी मेन फाइल में पेस्ट कर दोगे। लेकिन इससे क्या होगा, जो आपकी मेन फाइल है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो कोड सारा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सी फाइल का कोड कहाँ गया। तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि आप वो पूरी फाइल में से कुछ ना लाएं, मतलब वो पूरी फाइल में से कोड कॉपी करके ना लाएं, बल्कि उसको क्या कर दे, इंपोर्ट कर दे। अब ये इंपोर्ट कैसे होता है, ये एक्सपोर्ट कैसे होगा, मतलब मैं अपनी अगर फाइल कोई भेजना चाहूँ तो वो कैसे होगा, हम आपको थोड़ी देर बाद ये भी बता देंगे। फिलहाल आपको समझने की ये जरूरत है, अगर ये लिखा हुआ है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये जो बेसिकली रिएक्ट लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है। जो शॉर्ट फॉर्म कैसे है कि ये बेसिकली जाता है नोड मॉड्यूल्स में। ये कहां जाता है? नोड मॉड्यूल्स में। नोड मॉड्यूल्स में ये सर्च करेगा क्या, रिएक्ट। ठीक है? रिएक्ट का क्या सर्च करेगा, फोल्डर। ये जो रिएक्ट का फोल्डर है, अब वो रिएक्ट के फोल्डर में जाके चेक करेगा कि उसके अंदर उसकी इंडेक्स फाइल कहाँ है, कौन सी, इंडेक्स जेएस। अब ये बेसिकली इस पूरी फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे यहां पर है ऐप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस। लेकिन अगर आपको पता हो, या डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर आपको पता हो ये बात कि यहाँ पे भी जैसे जेएस फाइल्स है, तो एक जेएस फाइल में दूसरी जेएस फाइल को इंपोर्ट जब आप कराते हैं तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि ये कौन सी फाइल है, जेएस। तो आपको जेएस लिखने की पहली बात तो जरूरत नहीं है। ठीक है?
दूसरा, जब आप नोड मॉड्यूल से कोई चीज इंपोर्ट कराते हैं ना, तो ये जावास्क्रिप्ट को पता है कि आप ये पैकेज कहाँ से उठा के ला रहे हैं, लाइब्रेरी कहाँ से उठा के ला रहे हैं, नोड मॉड्यूल से। ये जावास्क्रिप्ट को पहले से पता होता है, तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। सही है। उसके बाद जब आप किसी पैकेज को किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं और उसके अंदर कौन सी फाइल है, index.js, तो ये फाइल का नाम लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट जितना इंटेलिजेंट है वो समझ जाता है कि आपने फोल्डर का नाम दिया हुआ है, इस फोल्डर के नाम में से मैं इसकी इंडेक्स फाइल को उठा लूंगा। तो आपने क्या लिखा कि रिएक्ट का एक फंक्शन है, ये रिएक्ट क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है जो आपको निकाल के लाना है कहां से, नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक फोल्डर है रिएक्ट नाम का, उस रिएक्ट नाम के अंदर कौन सी फाइल है, index.js। तो आप सिंपली क्या लिख लेते, रिएक्ट। इस लाइन पूरी का ये मतलब है। अब इसका मतलब है कि रिएक्ट के अंदर जितने भी फंक्शन थे वो किसके थ्रू अंदर आ चुके हैं, इधर रिएक्ट के वेरिएबल के नाम पे। ये वेरिएबल है, समझ रहे हैं क्यों ये वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ पे आ गया कि रिएक्ट यहाँ से उठाया है। बात समझ आ रही है, ये पूरा रिएक्ट का कोड है। ये कितनी लाइन है, 3327। आपने ये सिर्फ एक लाइन लिखी है और इस एक लाइन के अगेंस्ट में 3327 लाइनों का कोड जो है अब आपकी इस फाइल के अंदर अवेलेबल है। अब समझ रहे हैं, वो 3500 लाइनों का कोड अगर आप इसमें इंपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कितना मसला होता। तो उसके जगह पे आपने सिर्फ क्या लिखा है, एक लाइन, और इस एक लाइन के थ्रू ये सारा वाला कोड जो है आपके पास अवेलेबल हो चुका है। उसके बाद आपके पास है रिएक्ट डोम। अब ये किसमें से आ रहा है, रिएक्ट डॉम के फोल्डर से। अब ये रिएक्ट डॉम का फोल्डर क्या है, नोड मॉड्यूल्स में। लेकिन ये कह रहा है कि रिएक्ट डॉम के फोल्डर के अंदर भी एक और फोल्डर है, उसका नाम क्या है, क्लाइंट। वहां से इंडेक्स की फाइल उठा के लाओ। अब जरा इसमें देखते हैं, इसमें कदरे छोटा कोड है, लेकिन ये छोटा कोड क्यों है, क्योंकि ये भी किसको यूज कर रहा है, रिएक्ट को ही। सही है। तो अब हमारे पास ये कोड आ चुका है। अब ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट ऐप। और ये क्या कह रहे हैं, कहां से उठा के लाओ, ये वाली चीज किसी को पता है ये क्या है, इसी फोल्डर में। अब ये इंडेक्स जेएस के साथ ऐप जेएस यही पड़ी है, तो मैंने कहा कि इसी फोल्डर में क्या पड़ी है, ऐप। अगर मैं ये ना देता तो वो दोबारा से ढूंढने कहां लग जाता इसको, नोड मॉड्यूल्स में। ये बात समझ रहे हैं आप, कि ये लगाना लाजमी था। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो वो क्या समझेगा कि आप नोड मॉड्यूल से ये वाली ऐप निकालना चाहते हैं, जो उसको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये आपके पास ऐप आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऐप की जगह app.js नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ क्या लिखा, ऐप। क्योंकि इसको पता लग गया है कि क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट फाइल है तो जस्ट इसको इंपोर्ट करना लाजमी है। अब ये वाला काम हम जरा खुद करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है। दूसरा था इंपोर्ट रिएक्ट डोम, और ये फ्रॉम होगा रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट। ठीक है। किसी का यहाँ पे कोई सवाल है, आपने सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट किया, उसके बाद रिएक्ट डोम को इंपोर्ट किया। अब ये क्यों दो इस्तेमाल किए, ये हमें आपको थोड़ी देर में बताते हैं। उसके आगे हमारे पास अभी ऐप को छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद अब वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बना रहा है, उस वेरिएबल का नाम क्या रख रहा है, रूट। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट रूट, तो ये इसमें क्या सेव करा रहा है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। ये रिएक्ट डॉम का एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है। रिएक्ट डॉम हमने वहां पे इंपोर्ट कराया हुआ, ये रहा। यानी कि इस फाइल के अंदर एक फंक्शन है डॉट क्रिएट रूट। मुझे कैसे पता लगा ये फंक्शन है, पैरेंथेसिस के थ्रू। सही है।
जो किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, रिएक्ट डॉम ऑब्जेक्ट। अब इस क्रिएट रूट में बेसिकली हमें उसको बताना होता है दो चीजें। सबसे पहले ये चीज आप पढ़ के आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जरा यहाँ पे देखिए, यही चीज है। किसी को याद है ये आईडी रूट कहाँ से आ रही है? जब हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल खोली थी, उसके अंदर एक डिव था, उस डिव की आईडी क्या थी? इसका मतलब है ये किसको उठा के ला रहा है? उस डिव को। ये फंक्शन का नाम क्या है? क्रिएट रूट। मतलब उस डिव को आपका जो रिएक्ट है वो क्या बना रहा है? रूट बना रहा है, यानी कि मेन आपका कंटेनर बना रहा है, मेन उसको टैग बना रहा है। उसके बाद फाइनली आखिरी लाइन उसने क्या लिखी हुई है? रूट डॉट रेंडर। और रेंडर में उसने क्या पास किया है? ऐप। हाँ, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। आते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक अटपटी सी चीज है, जावा स्क्रिप्ट में एचटीएमएल आ सकता है? नहीं, मतलब जावा स्क्रिप्ट में एचटीएमएल लिख सकते हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो आप मंगवा रहे हैं ना एचटीएमएल को। मैं कह रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर एचटीएमएल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हमने ये कोशिश की थी, हमने कंसोल में एचटीएमएल को एक वेरिएबल में सेव कराने की कोशिश की थी, तो उसने हमें क्या दिया था? एरर मारा था। उसने बोला था कि ग्रेटर देन का साइन तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ। कौन सा ग्रेटर देन वाला साइन? ये वाला। ये बात हमने टेस्ट की थी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि उन्होंने अपनी इंडेक्स में एक एचटीएमएल का टैग किसके अंदर लिखा हुआ है? जेएस की फाइल में। अब यहाँ पर आकर रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट एक दूसरे से अलग हो जाती है और उसका तरीकाकार अलग हो जाता है। ये जो काम है ये सिर्फ किसमें एप्लीकेबल है, किसमें हो सकता है? रिएक्ट में। रिएक्ट के जेएस की फाइल्स के अंदर, यानी कि रिएक्ट की जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के अंदर एक तो जावास्क्रिप्ट भी होती है और एचटीएमएल, दोनों चीजें होती है। बात समझ आ रही है? अब ये पहला थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता लगा है, अभी और आगे डिफरेंसेस भी आपके पास आएंगे। तो ये कैसे बेसिकली ये क्या हो गया? ये रिएक्ट का साइंटैक्स हो गया। साइंटैक्स का पहला पॉइंट क्या है कि इसके जेएस की फाइलों के अंदर हम एचटीएमएल को लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जरा हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने जितना कोड करना था वो हमने कर लिया है। अच्छा, जो रिएक्ट की जावास्क्रिप्ट है उसको हम जावास्क्रिप्ट नहीं कहते। उसकी वजह क्या है कि जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल का लिखना मुमकिन नहीं है। जब जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल का लिखना मुमकिन नहीं है, तो रिएक्ट वालों ने क्या कहा कि हमने जावास्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर दिया है, उसको हमने बदल दिया है, और कुछ चीजें जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में नहीं पॉसिबल थी अब वो किसमें पॉसिबल है? रिएक्ट में। तो वो इस सारी चीज को कहता है जेएसएक्स। क्या कहता है? जेएसएक्स। अगर आप यहां पर आकर ये नीचे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप लिखें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, तो ये आपको ऑप्शन देता है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। आप नोट करेंगे जावास्क्रिप्ट है, उसके आगे लोगो क्या है? जेएस का। अब जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के आगे लोगो चेक करें, किसका है? रिएक्ट का। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अब आप इस फाइल में देखेंगे ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब आप इसमें div दबाएंगे तो ये जो एचटीएमएल में टैग्स लिखने वाली क्वालिटी होती थी, अब वो आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल में मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? शुरू में आपके पास ये चीज नहीं थी। अब थोड़ा सा इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि ये कैसे होता है और ये क्या हो रहा है। अब रिएक्ट, आपको मैंने बताया था कि मेन फोकस उसका किस पे था? कल हमने एक बात की थी कि रिएक्ट का मेन फोकस क्या है? डेटा। क्या है? डेटा। और मैंने बताया था कि भाई डेटा को, वो जो आपका चेंज ऑफ डेटा है उसको बिना पेज के रीलोड हुए वो फ्रंट एंड में बदल देता है। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि आपकी एक एचटीएमएल लिखी हुई है, उसकी एचटीएमएल को रिएक्ट बदलता है और आपका पेज रीलोड भी नहीं होता? इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी, और उस टेक्निक को क्या कहते हैं? किसी को पता है? उस टेक्निक को हम कहते हैं वर्चुअल डोम।
विर्चुअल लव्स का मतलब पता है किसी को? यहाँ पे उसने थोड़ा सा एक ग्राफिकली उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। सही है। ये क्या चीज है? वर्चुअल डॉम। और ये क्या चीज है? डॉम। ये आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का डॉम है, जो जिसपे आप बेसिकली डॉम, आपको पता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, मतलब कि पूरी आपकी एचटीएमएल। सिंपल डॉम किसको कहते हैं? एचटीएमएल को। लेकिन यहाँ पे डॉम के आगे क्या लग रहा है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है जो कि रियलिस्टिक ना हो, जो कि असल ना हो। सही है। वर्चुअल उसे कहते हैं जो भी आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखता है, ये वर्चुअल रियलिटी है। मतलब कि आपको दिख रहा है लेकिन ये चीज असल नहीं है। मतलब आप एक्चुअली इस एरो को टच नहीं कर सकते। सही है। क्योंकि ये कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे है। तो ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल है। इसी तरीके से वैसे तो ये भी वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल है, दोनों वर्चुअल है। लेकिन इसने बाकायदा इसको वर्चुअल डॉम क्यों कहा? क्योंकि ये वाला जो डॉम है ये बेसिकली रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको रिएक्ट इस्तेमाल करती है अपनी फंक्शनैलिटीज के लिए। अब इसमें और उसमें क्या फर्क होता है? वैसे की बात है कि रिएक्ट में दोनों है। क्यों दोनों है? क्योंकि अगर आपके पास डॉम नहीं होगा तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं। तो अगर ये था तो फिर ये बनाने की क्या जरूरत थी? वर्चुअल डॉम। बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट पहले एक वर्चुअल डॉम बनाता है, एक अपना इंटरनल डॉम बनाता है। ये डॉम जो होता है एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। सही है। अब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इजीली मैनिपुलेट हो सकता है किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन है, उसमें आप कोई भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसको कोई भी डेटा पास कर ले, उसको कभी भी एग्जीक्यूट करा ले, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आपका है। ठीक है। तो ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कभी भी चल सकता है और कभी भी चेंज हो सकता है। ये क्या करता है कि ये एक दफा पीछे चलता रहता है। याद है मैंने एंगुलर में बताया था कि वॉचडॉग फंक्शन होता है जो चेक करता रहता है कोई डेटा में चेंज हुआ या नहीं। तो ये वाला जो वर्चुअल डॉम है ये फंक्शन बार बार रोटेट होता रहता है और चेक करता रहता है कि कोई डेटा में चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल पहले 10 स्टूडेंट का डेटा आपका स्क्रीन पे आ रहा था, अभी ये 11वां स्टूडेंट भी सर्वर ने भेजा है। पहले कितने थे? 10, अब कितने? 11। अब वर्चुअल डॉम ने ये डिटेक्ट किया कि कोई ना कोई डेटा बदला है। फिर क्योंकि ये फंक्शन है तो ये डेटा पास करता है अपने फंक्शन में। फिर चेक करता है कि कौन से कंपोनेंट में वो जो आपका स्टूडेंट का डेटा है वो इस्तेमाल हुआ है। अब ये कंपोनेंट क्या है इस पे भी हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। तो वो देखता है कि अच्छा इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में कोई चेंज आया है। जब इन दोनों कंपोनेंट में चेंज आया है तो ये क्या करता है कि ये फंक्शन अपने पास अपने फंक्शन में वो डेटा को बदल देता है। सबसे पहले वो बदलता है। अब लेकिन मसला क्या हुआ कि इस वाले कंपोनेंट पे दो और कंपोनेंट डिपेंड कर रहे थे। ये बिल्कुल वही है कि जैसे आपका नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है? कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये नेस्टिंग हुई हुई है कि एक आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दो और ऑब्जेक्ट है। अब मसला ये अगर आप इसको बदलेंगे ना तो इनके जो चाइल्ड है दोनों इनको भी बदलना पड़ेगा। अब क्योंकि ये फंक्शन है और ये जावास्क्रिप्ट में चल रहा है बैकएंड पे, तो कोई मसला नहीं है। ये क्या करता है? इधर भी आता है इधर भी आता है, इन दोनों को चेंज करता है। यहाँ पे उसको पता लगता है अबे यार इसके तो दो चाइल्ड है, तो जब इसके दोनों चाइल्ड है तो इन दोनों को भी चेंज करता है। और फाइनली जब पूरी इसकी शक्ल तैयार हो जाती है तो उसको बेसिकली कॉपी कर देता है किसमें? डॉम। तो असल डॉम आपका दोबारा से चेंज हो जाता है। तो एक तरह से जो भी फंक्शनैलिटी हो रही है वो किसमें हो रही है? वर्चुअल डॉम में। इसने ऐसा क्यों किया? इसने ऐसा इसलिए किया ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाए। क्योंकि हर बार डोम से किसी एलिमेंट को मंगवाना, उस एलिमेंट में तब्दीली करना और उसको दोबारा डोम में अपेंड कराना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके बजाय ये क्या करता है कि इस अपने डोम की कॉपी अपने पास रखता है जो कि इसकी अपनी इंटरनल फंक्शन है। इस फंक्शन क्योंकि इसका अपना फंक्शन है तो इसके अंदर चेंज बहुत तेज हो सकता है। तो वो बहुत तेजी से एक फंक्शन में ऑब्जेक्ट में वो चेंजिंग कर देता है। वो चेंजिंग करके फाइनली उसको दोबारा कहाँ भेज देता है? डोम।
इस वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये पूरा ऑब्जेक्ट रेप्लिकेट कर देता है। समझेंगे वो क्या करता है कि ये एक वेरिएबल में सेव हुआ है, ये उस वेरिएबल की वैल्यू बदल के ये नई वाली वैल्यू सेट कर देता है। एक पूरा का पूरा डॉम चेंज हो जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा डॉम चेंज नहीं होता, एक कंपोनेंट चेंज होता है। उस कंपोनेंट में हम दोबारा आते हैं, वो क्या है, पहले आपको कंपोनेंट पढ़ाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब आपके पास एक बड़ी एप्लीकेशन है, सही है, ये नुकसान आपकी पीएचपी वेबसाइट्स में, जो आपकी पीएचपी वेबसाइट बनती है ना, अब उसमें फर्ज करेंगे एक पूरी इतनी बड़ी वेबसाइट है जैसे फेसबुक है। मैंने आपको जैसे बताया था कि एक मैसेज भी आया तो आपको पूरा का पूरा पेज रिलोड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी एचटीएमएल बदलेगी। अब ये काम रिएक्ट वालों के लिए एक चैलेंज था। उसने कहा कि भाई अब पूरा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक छोटे से चेंज के लिए पूरे पेज को चेंज किया जाए, ये बहुत टाइम टेकिंग है और खामखा आपका प्रोसेस भी हो रहा है। उन्होंने इसको तोड़ने के लिए बेसिकली एंगुलर लेकर आया था ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था एंगुलर पहले आया था। ये कॉन्सेप्ट एंगुलर का था, लेकिन इन्होंने इसको रिफाइन किया, बहुत अच्छा बना दिया। उसको हम कहते हैं कंपोनेंट आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर। अब कंपोनेंट आर्किटेक्चर क्या है? रिएक्ट कहता है कि अब आपकी ये एक वेबसाइट है, सही है, वो कहता है कि बजाय इस पूरी वेबसाइट को एक साथ लिखने के, आप इसको किसमें ब्रेक कर दो? कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? हिस्सा, छोटे छोटे हिस्से, सही है। तो वो कहता है कि भाई अपनी पूरी एचटीएमएल के कोड को किसमें ब्रेक कर दो? कंपोनेंट्स में। इसका मतलब है कि आपके पास ये वाली बार है, इसका अलग कंपोनेंट है। आपके पास ये साइड बार है, इसका अलग कंपोनेंट है। ये वाला पूरा एक बार है, इसका एक अलग कंपोनेंट है। अब ये पूरा एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर ये एक और कंपोनेंट है, जो कि एक छोटा सा एक लोगो है और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अलग कंपोनेंट है। और ये वाला कंपोनेंट इस पूरे वाले बार वाले कंपोनेंट के अंदर है, और ये वाला कंपोनेंट इस पूरे पेज के कंपोनेंट के अंदर है। तो इधर हर छोटी छोटी चीज रिएक्ट क्या करता है, उसको कहता है कि आप उसको ब्रेक करो। किस में ब्रेक करो? कंपोनेंट में, ताकि आपका कोड क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा इजी टू मैनेज हो। सही है। अब ऐसा क्यों? आप बोलोगे ये तो पागलपन है, ये तो काम बढ़ाने वाला काम है कि आप हर हर चीज को क्या कर रहे हो, उसका क्या बना रहे हो? कंपोनेंट। लेकिन इसका फायदा क्या है कि जब आप फर्ज करो कि इस 1 मिनट रीड को मुझे 2 मिनट करना था, समझ रहे हैं? इधर लिखा हुआ है 1 मिनट, इसको क्या करना है? 2 मिनट। अब अगर ये नॉर्मल एचटीएमएल का पेज होता तो मुझे इसको 2 मिनट करने के लिए पूरे पेज को रिलोड करना पड़ता। लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है ये एक छोटा सा कंपोनेंट है, तो मैं रिएक्ट को बोलूंगा कि भाई ये जो छोटा सा कंपोनेंट है इसके अंदर 1 मिनट लिखा हुआ होगा, इसको 2 मिनट कर दो। तो रिएक्ट क्या करेगा, वो जाएगा अपने वर्चुअल डोम में। वर्चुअल डोम में जहां पे ये कंपोनेंट बना हुआ होगा, उसका 1 मिनट का क्या कर देगा? 2 मिनट। और सब कुछ छाप देगा किसमें? डोम में। तो बेसिकली सब कुछ नहीं बदला, सिर्फ क्या बदला? एक कंपोनेंट, एक छोटा सा कंपोनेंट। तो पूरे पेज की जो लोडिंग है वो क्या हो गई? कम हो गई। सिर्फ एक चीज थोड़ी सी बदली, इसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट आर्किटेक्चर। ठीक है। अब आपका जो जेएसएक्स है, जेएसएक्स क्या था बेसिकली? जेएसएक्स क्या था? यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सही है। पहला पॉइंट है इसका, लुक्स लाइक जेएस बट इट कैन ऑल्सो राइट एचटीएमएल। सही है। जेएसएक्स बेसिकली क्या है? जावास्क्रिप्ट है, लेकिन इसमें क्या लिखा जा सकता है? एचटीएमएल। ये फर्क है जावास्क्रिप्ट और जेएसएक्स में। इसमें इसकी एक और क्वालिटी है, वो हम थोड़ा बाद में समझा देंगे। शुड ऑलवेज हैव अ पेरेंट एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है, ये क्यों है, हम इसको आप बाद में आपको समझा देंगे ये क्या चीज है। इसमें ये दो चीजें हैं। A tag should always have a closing tag or
फॉरवर्ड स्लैश। अगेन ये हम आपको बाद में समझा देंगे क्या चीज है, आपको सिर्फ मैं पॉइंट ये रिमाइंड कराता रहूंगा, एक दफा लिख लेंगे हम लोग। सही है। उसके अलावा एक कंपोनेंट है, अब कंपोनेंट की क्वालिटी क्या क्या है कि कंपोनेंट जो है, ये सबको नजर आ रहा है? कंपोनेंट की पहली क्वालिटी क्या है कि ये लुक एग्जैक्टली लाइक अ जावा जेएस फंक्शन। ये किसकी तरह दिखता है? जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह। बट इट इज कॉल्ड लाइक अ HTML टैग। सही है। इसको अगेन थोड़ा समझते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे है। अ कंपोनेंट कैन हैव अ चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड या मल्टीपल चाइल्ड। सही है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स हम और ज्यादा मिच्योर करते रहेंगे, मतलब जैसे जैसे नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम लिखते जाएंगे, ताकि ये आपके पास डॉक्यूमेंट हो। क्योंकि थोड़ा रिएक्ट में ये वाली जो नॉलेज है ये बहुत ज्यादा हो जाती है, तो एक टाइम पर आके आपको ये चीज समझ में नहीं आती। ठीक है। JSX की एक और क्वालिटी है, सम एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट फ्रॉम HTML लाइक क्लास फॉर एसेट्रा। कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। एट्रीब्यूट याद है आपको क्या थे? तो कह रहे हैं सम एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद हम पहला कंपोनेंट बनाने के लिए जाते हैं ताकि हमको पता लगे। अब क्योंकि रिएक्ट जब आप बना रहे हैं तो हमेशा मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगा? कंपोनेंट। कि हम क्या बनाने जा रहे हैं? कंपोनेंट। हम हमेशा इसमें हम यही खेलते रहेंगे, ये कंपोनेंट वो कंपोनेंट, बस कंपोनेंट्स ही बनाने में और कुछ नहीं करना। एक अब हम ये थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कर रहा है। ये हमने अभी नई नई index.js की फाइल बनाई है। अब इसमें आपको ये चीजें तो समझ आ गई थी कि हम इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये रिएक्ट डोम। रिएक्ट डोम बेसिकली कौन सा वाला डोम था? वर्चुअल डोम था। ये वर्चुअल डोम ये क्रिएट रूट कर रहा है किस एलिमेंट के साथ? रूट। मतलब वो जो div का एलिमेंट है जो कहां पड़ा हुआ है? index.html। उसको बाइंड कर रहा है किसके साथ? वर्चुअल डॉम के साथ। तो ये वाली लाइन बेसिकली वो बाइंडिंग का काम कर रही है कि ये जो जितना भी आपका कोड है ये वहां पे पुश होगा। और ये वाली लाइन क्या कर रही है? रूट डॉट रेंडर। कि चलो आपने ये बाइंड कर दिया, अब इसके अंदर दिखाना क्या है? सही है। इसके अंदर अभी मैं क्या दिखा रहा हूं? ऐप। ऐप का टैग दिखा रहा हूं। और इसी वजह से अगर हम यहाँ पे अपने इधर आए, अच्छा यहाँ पे अगर मिटा के मैं इसको लिखूं हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या आ गया? हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ ये वाली लाइन जो है आपके डिव, उस रूट वाले डिव को और आपके रिएक्ट के डोम को बाइंड कर रही है। और ये वाली लाइन उसको बता रही है कि अब उस डिव के अंदर क्या दिखाना है? हेलो। आप जो चीज यहाँ लिखोगे वो उस डिव के अंदर आ जाएगा। जैसे कि इसको थोड़ा हम और यूटिलाइज करते हैं। मैं कहता हूँ एक डिव बनाओ। सही है। इस डिव के अंदर लिखो H1 हेलो वर्ल्ड। तो मेरे पास क्या आ गया है? हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब हम इंस्पेक्ट में जाएंगे। अब जरा आप इस कोड को गौर से देखें। ये div id रूट याद है आपको? ये कहाँ था?
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डिव हमने बनाया है ये कहाँ है, इस रूट के अंदर। इसका मतलब है कि यहां पर मैं जो भी चीज अब लिखूंगा इस रूट डॉट रेंडर में, वो सारी कहाँ आती जाएगी, इस डिव के बीच में। सही है, ये बेसिकली अपेंड वाला ही काम कर रहा है। इसको यहाँ पे जो भी चीज मिलेगी वो वहां पे अपेंड करा देगा। सिर्फ ये रूट और रेंडर इसलिए है क्योंकि अब किसकी बात हो रही है, रिएक्ट डोम, और ये रेंडर का फंक्शन रिएक्ट का खुद का है। क्योंकि आप याद करिए रूट बेसिकली यहां से आया, रूट डॉट रेंडर। यहाँ पे आपने उस डिव के साथ उसको बाइंड किया, यहाँ पे उसको बताया कि इसके अंदर क्या चलाना है। बात समझ आ रही है, ये एक सिंपल सा इधर काम है। अब आप हेलो वर्ल्ड लिखें, यहाँ पे H2 लिख दें कि माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। सही है, तो ये रीस्टार्ट करेगा खुद ब खुद, जैसे लाइव सर्वर आपका रीस्टार्ट करता था, ये भी खुद ब खुद रीस्टार्ट करता है। और वहां पे हेलो वर्ल्ड के नीचे क्या आ रहा है, माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। अब हम इसको दोबारा से हम देखेंगे तो आपको H1 भी दिख रहा है और H2 भी दिख रहा है। अब मजे की बात क्या है कि ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये भी एक क्या है, कंपोनेंट है। क्या है ये, क्योंकि रिएक्ट में हमेशा क्या होता है, कंपोनेंट। आप एक कंपोनेंट पास कर रहे हो किसको, रेंडर को, और ये रेंडर किसके साथ उसमें लगा दे रहे हैं, रूट के साथ। तो आपकी जिंदगी का ये पहला क्या है, कंपोनेंट। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक काम करते हैं कि 10:45 हो रहे हैं, क्लास को यहाँ रखते हैं। सही है, ताकि आपका ज्यादा बर्डन ना हो। अब आप घर जाएं और सबसे पहले आप यहां तक का काम करके आएंगे कि यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड इस तरीके से रिएक्ट के अंदर आपको नजर आना चाहिए। वो वाला नहीं नजर आए जो पहले रिएक्ट वालों ने बना के दिया था, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, आपको सारा चीजें ये फाइलें साफ करनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको खुद ये चीज लिखनी है और आपको यहाँ पे शो करानी है, और आप इसको वेरीफाई भी करेंगे कि ये रूट के अंदर आ रहा है। बात समझ आ रही है।